नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 15 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट में आए हुए मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड एवं जेल प्रहरी के एग्जाम के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। प्रश्न पूछा गया था, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो इसका सही जवाब होगा वर्ष 2004 में। गुजरात के चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान को विश्व विरासत की सूची में 2004 में शामिल किया गया। वह गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में स्थित है, जिसमें पुरातात्विक, ऐतिहासिक और जीवंत सांस्कृतिक विरासत गुणों का एक प्रभावी परिदृश्य है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, यह प्रश्न 2 से 3 बार रिपीट हुआ है और आप सभी जानते हैं यूनेस्को का पूर्ण रूप होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय दोस्तों पेरिस में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन है? तो आप सभी जानते हैं ऋषि सुनक, जो कि ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं और यह 25 अक्टूबर 2022 को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। यह भारतीय मूल के हैं एवं पहले ब्रिटिश एशियाई प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न था, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, यह प्रश्न भी 2 से 3 बार रिपीट हुआ है और आप सभी जानते हैं आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है। आईसीसी का पूर्ण रूप होता है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और इसका मुख्यालय दुबई में है। दुबई जो कि संयुक्त अरब अमीरत में स्थित है। अगला प्रश्न था, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों, गलत वाला छोड़ के बाकी यह 3 आप सही ऑप्शन इसके बारे में समझ लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्य के गठन और क्षेत्रीय सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों का परिवर्तन शामिल है। अनुच्छेद 3 संसद को किसी भी राज्य के क्षेत्र के अलग होने या दो से अधिक राज्य या राज्यों के कुछ हिस्सों को जोड़कर या किसी राज्य के किसी हिस्से को एकजुट करके एक नया राज्य बनाने का अधिकार देता है, याद रखिएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, किसी क्षेत्र के अलग होने, दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के कुछ हिस्सों को जोड़कर या किसी राज्य के किसी भी हिस्से को एकजुट करके एक नया राज्य बनाने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 3। अगला प्रश्न था, ताज महोत्सव कब मनाया जाता है? इसके पहले एक शिफ्ट में पूछा गया था कहां मनाया जाता है, तो याद रखिएगा आगरा में मनाया जाता है और यह 18 से 27 फरवरी में मनाया जाता है। ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश के आगरा में शिल्पग्राम में एक वार्षिक 10 दिवसीय कार्यक्रम है जो 18 से 27 फरवरी तक मनाया जाता है। यह कार्यक्रम 18वीं और 9वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश में प्रचलित पुराने मुगल काल और नवाबी शैली की यादें ताजा करता है। अगला प्रश्न था, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा भोपाल। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अधीन संचालित एक स्वतः संगठन है जो मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत पंजीकृत है। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी द्वारा 1 अप्रैल 2018 से भोपाल में अपना कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, यह पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न था, डिजिटल शक्ति अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों, यह जून 2018 में प्रारंभ किया गया। देश भर में डिजिटल मोर्चा पर जागरूकता को बढ़ाने और महिलाओं की मदद करने के लिए जून 2018 में डिजिटल शक्ति की शुरुआत की गई थी। इस परियोजना के माध्यम से पूरे भारत में 3 लाख से अधिक महिलाओं को साइबर सुरक्षा समझौता तरकीबों के संबंध में सूचित किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं को किसी भी अवैध या अनुसूचित ऑनलाइन गतिविधि के खिलाफ खड़े होने के लिए जागरूक करने के लिए डिजिटल शक्ति अभियान का 4था संस्करण लॉन्च किया था। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल नहीं है?
तो दोस्तों भील जनजाति नहीं है। मध्य प्रदेश में 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां रहती हैं, उनके नाम है, याद रखिएगा, भारिया, बैगा एवं सहरिया। अगला प्रश्न था, संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किस अनुसूची में वर्णित है? तो दोस्तों यह है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित है, संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन। संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। पहली है संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन एक पल्लव शासक था? तो दोस्तों महेंद्र वर्मन एक पल्लव शासक था। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी, जिसका साम्राज्य आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग से दक्षिण में कावेरी नदी तक फैला हुआ था। अगला प्रश्न था, सागौन के वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो दोस्तों यह उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं सागौन के वन। सागौन भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे महत्वपूर्ण लकड़ी के पेड़ों में से एक है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण सागौन के जंगल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। और याद रखिएगा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश में भी अगर बात की जाए तो याद रखिएगा होशंगाबाद, जिसका नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है, नर्मदापुरम में सागौन वन बहुयात में पाए जाते हैं। सागौन के जंगल कुल वन क्षेत्र के 9.36% भाग में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। साथ में दोस्तों सागौन जिसे टीक वुड के नाम से भी जाना जाता है और इसे ही सागा वन भी कहा जाता है। राजस्थान साइड के क्षेत्र में सागौन को ही सागा वन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं यकृत या लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और यह प्रश्न भी वन रक्षक में 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है और बाकी कई एग्जाम में भी कई बार रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न था, कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो आप सभी जानते हैं मलेरिया बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न था, जर्मन सिल्वर में कितने प्रतिशत चांदी होती है? तो याद रखिएगा जर्मन सिल्वर में 0%, यानी कि बिल्कुल चांदी नहीं होती जर्मन सिल्वर में। अगला प्रश्न था, साल का वृक्ष किस प्रजाति का पौधा है? तो दोस्तों याद रखिएगा डिप्टेरोकार्पेसी परिवार का एक पौधा होता है साल का वृक्ष। अगला प्रश्न था, बच्चों में अंधेपन का क्या कारण है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण बच्चों में अंधापन होता है। और याद रखिएगा प्रश्न पूछा जाता है कौन सी बीमारी में रात में देखने में प्रॉब्लम होती है या रात में अंधापन होता है? तो याद रखिएगा नाइट ब्लाइंडनेस या जिसे रतौंधी कहा जाता है। और साथ में प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विटामिन कौन सा है? तो याद रखिएगा विटामिन ए, और इसकी कमी के कारण अंधापन का रोग होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, इसे भी याद रखिएगा, कई बार रासायनिक नाम भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न था, किसी अधिक गर्म पिंड से किसी अधिक ठंडे पिंड में ऊष्मा के पारगमन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे ऊष्मा अंतरण कहा जाता है। अगला प्रश्न था, क्रायोजेनिक क्या होता है? तो दोस्तों क्रायोजेनिक एक विज्ञान की शाखा है जिसमें निम्न तापमान पर पदार्थों के व्यवहार और उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा क्रायोजेनिक। अगला प्रश्न था, आग बुझाने के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल किया जाता है आग बुझाने के लिए। साथ में एक प्रश्न पूछा जाता है कि पेट्रोल में लगी हुई आग को बुझाने के लिए पानी उपयोग में नहीं आता, उसका क्या कारण है? तो याद रखिएगा पेट्रोल और पानी आपस में आघुलनशील होते हैं, इस वजह से पेट्रोल ऊपरी सतह पर तैरता रहता है और उसमें पानी के द्वारा आग नहीं बुझती, इस वजह से उधर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न था, लोकरंग महोत्सव कहां आयोजित किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोकरंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश का लोकरंग महोत्सव प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर शुरू होता है। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित होता है। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी पिछले 20 वर्ष से भोपाल में स्थित रविंद्र भवन के ओपन एयर ऑडिटोरियम में इस सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कर रही है, जो 5 दिवसीय आयोजन होता है, याद रखिएगा। इस महोत्सव की प्रमुख विशेषताएं हैं शास्त्रीय नृत्य, आदिवासी लोक नृत्य, कला और शिल्प,
की प्रस्तुति एवं प्रदर्शन और विदेशों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। प्रत्येक वर्ष यह महोत्सव एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य ने तराई हाथी रिजर्व अनुसूचित किया है या प्रस्तावित किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब था उत्तर प्रदेश। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दी है। तराई हाथी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के दुधवा पीलीभीत में स्थापित किया जाएगा। यह 3049 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह भारत में स्थापित होने वाला 33वां हाथी रिजर्व है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों यह दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई पुस्तक है। साथ में याद रखिएगा, नील दर्पण एक बंगाली नाट्य है जो दीनबंधु मित्र द्वारा 1858-59 के दौरान लिखी गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, मध्य प्रदेश में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कैलाश सत्यार्थी। और दोस्तों कैलाश सत्यार्थी का जन्म 11 जनवरी 1954 को मध्य प्रदेश के विदिशा में हुआ था, जिन्हें वर्ष 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, याद रखिएगा। और साथ में याद रखिएगा 2014 को ही पाकिस्तान की हलाला यूनिस को भी कैलाश सत्यार्थी के साथ ही शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो आप सभी जानते हैं भारत में उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं है भारत के संविधान में। अगला प्रश्न था, योजना अवकाश किस पंचवर्षीय योजना में किस योजना के बाद घोषित किया गया था? तो दोस्तों यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था। और इस टॉपिक पे दोस्तों काफी डिटेल में मैंने अपनी प्रैक्टिस सेट में वाली क्लास में भी डिस्कस किया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण सरकार को 1966 से 1969 को योजना अवकाश घोषित करना पड़ा था। दोस्तों यह एक साल के 3 बार योजना अवकाश थे। योजना अवकाश के पीछे मुख्य कारण भारत पाकिस्तान युद्ध और भारत चीन युद्ध था। योजना अवकाश के दौरान वार्षिक योजनाएं बनाई गईं और कृषि को उनके संबंधित क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई थी। याद रखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली थी। अगला प्रश्न था, मध्य प्रदेश की 2011 जनगणना अनुसार अनुसूचित जनजाति का साक्षरता प्रतिशत कितना था? तो याद रखिएगा 66.2% अनुसूचित जनजाति का साक्षरता प्रतिशत था 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न था, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो दोस्तों रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, आप सभी जानते हैं भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रख दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2021 को पुनः विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, जिसका पहले नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन था। इसका नाम गौड़ साम्राज्य की रानी कमलापति के नाम पर रखा गया था और यह मध्य प्रदेश का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है। और साथ में याद रखिएगा, यह मध्य प्रदेश का पहला स्टेशन है जिसका निजीकरण भी किया गया है। और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन या हबीबगंज रेलवे स्टेशन भी ISO प्रमाणित पहला रेलवे स्टेशन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कपिलवस्तु में हुआ था, जो कि नेपाल में स्थित है। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के कपिलवस्तु में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के कपिलवस्तु जिले के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बिहार के बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। दोस्तों सारनाथ उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास स्थित है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गौतम बुद्ध को निर्माण की प्राप्ति हुई थी या महानिर्माण की प्राप्ति हुई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो आप सभी जानते हैं हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। अगर आंतरिक ग्रह की बात की जाए तो याद रखिएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल आंतरिक ग्रह कहलाते हैं और शनि, बृहस्पति, अरुण एवं वरुण बाहरी ग्रह कहलाते हैं। इस प्रकार हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सबसे बड़ा ग्रह आप सभी जानते हैं जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह है। साथ में पूछा जाता है लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मार्स या मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। बुध ग्रह सूरज के सबसे समीप है, जिसे आप
मरकरी नाम से जानते हैं और यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा करता है। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न था नरेंद्र कृष्ण करमारकर का संबंध किस स्थान से है? तो उसका सही जवाब होगा दोस्तों ग्वालियर। याद रखिएगा, नरेंद्र कृष्ण करमारकर एक गणितज्ञ थे। अगला प्रश्न था विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किया गया? तो दोस्तों यह फिजी में आयोजित किया गया। साथ ही याद रखिएगा, यह इसका 12वां संस्करण था। विश्व हिंदी सम्मेलन 15 से 17 फरवरी 2023 तक फिजी में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय, भारत सरकार एवं फिजी सरकार द्वारा कराया गया था। तो याद रखिएगा 12वां संस्करण था। कई बार यह भी पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न था किस राज्य में सबसे अधिक विशेष आर्थिक क्षेत्र है? तो इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक आर्थिक क्षेत्र है। फिर प्रश्न था दाब का मात्रक क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। फिर पूछा था जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक क्या है? तो दोस्तों जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32 होता है। अगला प्रश्न था निम्न में से कौन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? तो आप सभी जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं या ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो दोस्तों यह थे वह प्रश्न जो मुझे स्टूडेंट के माध्यम से मिल सके हैं। आशा करता हूं आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।